हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग जो है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का वो हम चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं, क्योंकि मनी पार्ट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। उसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना बैंकिंग पार्ट। बच्चों, इसमें देखिए सबसे जो हमने मनी वाला पार्ट पढ़ लिया, जिसमें कि हम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा था कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, क्या यूज़ है मनी का, मनी होता क्या है, उसके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। मनी का जो बेसिकली मनी के जो हम लोगों का जो लाइक सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग इसके बारे में इसका जो सेकंड पार्ट होता है जो कि इससे बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है, बिकॉज मनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो बैंकिंग के बिना इम्पॉसिबल है। तो बैंकिंग पार्ट जो है हम लोग आज वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए बैंकिंग का जो हम लोग प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। बैंकिंग जो होता है वो हमारा टर्शियरी सेक्टर में आता है, बिकॉज बैंकिंग जो होता है वो एक सर्विस है जो हर किसी जो कस्टमर होता है, बैंक्स जो होते हैं वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन सर्विसेज के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली बच्चों बैंक होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका डेफिनेशन है, बैंकिंग लाइक जो सेक्टर होता है उसमें जो भी अगर हम इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क देखते हैं तो कोई भी बैंक जो होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का बैंक हो, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं बैंक के जो अभी हम समझेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बैंक होता है बच्चों वो एक इंस्टीट्यूशन होता है दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। अब यहाँ देखिए सबसे पहला इसका अगर देखा जाए तो यही आपका एक पहला इसका सबसे मेन फंक्शन होता है, जो होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक जो होती है वो वहाँ जाके डिपॉजिट्स रखती है अपने, बिकॉज उनको सेविंग्स के फॉर्म में या फिर उनको अपने लाइक मनी सेफ फॉर्म में रखना होता है। तो वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं और बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होता है, वो आपको एक्सेप्ट करके डिपॉजिट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो पब्लिक से जो इसका पहला काम जो है, सबसे मेजर फंक्शन है, वो है पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। एंड इट ऑल्सो गिव्स लोन्स, ये हमारा सेकंड पार्ट इसका आ जाता है, सेकंड फंक्शन बोल लो आप। लोन्स एंड एडवांसेस टू द नीडफुल, जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन या एडवांसेस यानी क्रेडिट के फॉर्म में या किसी भी अदर फॉर्म्स में ये प्रोवाइड करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया बच्चों कि मेन जो इसका फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा जो फंक्शन है वो है गिविंग लोन्स। यानी एक हाथ से वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है बैंक, और दूसरे हाथ से वही डिपॉजिट जो होता है वो दूसरे किसी को जिसको नीड है, नीडफुल लोग जो हैं उनको लोन की तरह दे रहा है या फिर क्रेडिट की तरह दे रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम समझेंगे। अब देखिए बच्चों, बैंक के अगर हम टाइप्स देखते हैं तो मेनली बैंक में दो टाइप होते हैं। पहला होता है बच्चों सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सेंट्रल इसका नेचर है, लाइक इसका नाम होता है सेंट्रल बैंक, एक कैटेगरी है। जैसे कि अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लाइक इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो देखें तो हम उसको बोलते हैं बच्चों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल बैंक है। उसी तरह चाइना का अपना सेंट्रल बैंक है, यूएस का अपना है, यूके का अपना है, दुबई का अपना है, सबका अपना अपना, हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, जो कि उसका एक मेजर एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। इसको हम एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, यानी हेड ऑफ द हेड्स, मतलब सबसे ऊपर होता है ये। जैसे कि हमारा अगर हम यहाँ पर कोर्ट सिस्टम को देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर आ जाता है आपका हाई कोर्ट, और देन हाई कोर्ट से ऊपर सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, जो सिर्फ एक होता है। उसी तरह सेंट्रल बैंक भी पूरे कंट्री का सिंगल एक एपेक्स बॉडी होता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बच्चों वो है हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने में अब इनका देखिए सब हम लोग यहाँ पर एक एक करके इसके जो फंक्शन होते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इसको भी अगर हम देखें तो ये दो टाइप के माने जाएंगे कमर्शियल बैंक्स। एक होता है जो होता है वो पब्लिक सेक्टर होता है, यानी जिसको हम नॉर्मल जो लैंग्वेज होता है उसमें हम सरकारी बैंक बोलते हैं। 18-19 बैंक्स होते हैं, जैसे अभी तो खैर काफ़ी मर्ज हो गए हैं, तो 2-2, 3-3 बैंक्स मिल के एक सिंगल बैंक बन गए हैं। तो इसमें एक जो कैटेगरी है वो है पब्लिक बैंक, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है, और दूसरे जो होते हैं बच्चों वो होते हैं प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट।
अब अगर हम इसमें देखें हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो SBI, कैनरा बैंक, ये सब जो होते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो ये सारे जो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पब्लिक बैंक्स हैं। और प्राइवेट बैंक में आप ले सकते हो ICICI, HDFC, येस बैंक, तो ये जितने हैं ये सारे प्राइवेट बैंक है। बट नेचर वाइज, फंक्शन वाइज, सर्विस वाइज ये सारे बैंक्स जो हैं वो किसके अंडर में लाई करते हैं? कमर्शियल बैंक्स। अब इनका सबसे पहला फंक्शन अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यानी पब्लिक के पास जो भी पैसा होता है, जो सरप्लस मनी होता है, वो पब्लिक जो होता है वो हमेशा कैश होल्ड करके तो नहीं रख सकती है, उसको सेफ रखना पड़ता है। बिकॉज आपका कई बार होता है पैसा आपका गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, कोई चोरी कर ले या डैमेज हो जाए, थेफ्ट हो जाए, कोई भी फॉर्म में फायर हो जाए, तो ये सब कंडीशंस जो होती हैं उनसे हम बचने के लिए क्या करते हैं? उसको बैंक में रखते हैं। ठीक है, तो बैंक में डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो आपको डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है। लाइक आप अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स में जमा कर सकते हो, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें कि बेसिकली डिपॉजिट्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो अगर हम डिपॉजिट्स को देखें तो आपको देखिए यहाँ पर जो हम लोग जो सबसे मेन डिपॉजिट की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपका होता है सेविंग्स डिपॉजिट। तो सेविंग्स अकाउंट आप जब जाके खोलते हो किसी बैंक में तो उसी को हम बोलते हैं सेविंग्स डिपॉजिट। ये जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड मतलब होता है कि आप कभी भी पैसा उसके अंदर में डाल सकते हो और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो इस टाइप का डिमांड डिपॉजिट होता है। और फिर दूसरा जो होता है वो बच्चों उसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड और टर्म डिपॉजिट्स। तो टर्म डिपॉजिट्स क्या होता है बच्चों? ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसा जो होता है वो आपको जमा करना पड़ता है, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके ऊपर में आपको जो नॉर्मल डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो जब आपको ऐसा हो कि आपका सेविंग्स जो है वो इतना हो गया है कि आपको लगता है कि वो पैसा आपके काम का भी नहीं है, आपको यूज़ नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर टर्म डिपॉजिट। आप उसको फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हो या फिर आप उसको रेकरिंग डिपॉजिट होता है वो आप कर सकते हो। तो हमारे पास इस टाइप के बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं जिसको हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो इसमें पहला काम हो गया बच्चों, हम लोग समझ गए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी आपको डिपॉजिट आपसे लेता है बैंक और उसके बदले आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है फिक्स्ड, उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट पे करता है बिकॉज आपने वहां पर उनको पैसा दिया है। तो उसके बदले आपको एक एनुअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट के साथ, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा आपका ऐड होता रहता है। दूसरा फंक्शन होता है बच्चों एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है? बैंक जब एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? एक इंटरमीडियरी या मीडिएटर हम बोल सकते हैं, उसकी तरह काम करता है। जैसे बहुत आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हो, तो आज तो चलिए हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, तो अब वो फैसिलिटीज होती है वो खत्म होती जा रही है कि स्कूल जो होता है वो फीस जो कलेक्ट करने के लिए पहले बैंक को दे देते थे उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जाके सीधा बैंक में फीस जमा कर देते थे। तो इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बैंक जो होता है वो बिजली के बिल भी लेता है, टेलीफोन बिल भी आप जाके बैंक में जमा कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके जो पेंशन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बैंक करता है। कई बार आप एंट्रेंस एग्जाम्स के जो फॉर्म भरते हो वो आपको बैंक में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक आपको एक एजेंट की तरह वर्क करता है। आप शेयर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपके बीच में और शेयर मार्केट के बीच में कौन आ जाता है? बैंक आ जाता है। तो वो एक एजेंसी फंक्शन आपको एक डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें बैंक जो होता है वो आपको एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जहां पर वो एजेंट की तरह काम करता है। फिर थर्ड होता है बच्चों एडवांसिंग लोन्स। अब लोन्स में क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका बैंक करेगा क्या? वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक आपको एक सेफ्टी वॉल्ट दिया हुआ है, वहां पर वो पैसे जो करेंसी नोट आपने दिया वहीं जाके वहां पर रख दिया जाएगा और फिर आप जब निकालने के लिए मांगोगे तो वहीं से निकाल के दिया जाएगा। नहीं, बैंक ऐसा नहीं करता है। बैंक क्या करता है? आपसे डिपॉजिट ले लेता है और उसके बाद आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट इन द सेंस कि आपके अकाउंट में इतना वैल्यू ऐड हो गया, उतना पैसा जमा हो गया। अब वो क्या करेगा बैंक जो होता है उसी पैसे को आगे एक्सटेंड कर देगा लोन की तरह। कोई आप वहां पर पैसे जमा करने गए हो, दूसरा बंदा वहीं पर उसी ब्रांच में उसी बैंक में लोन लेने के लिए गया है, तो वो क्या करेगा? उस पैसे को लोन की तरह दे देगा। तो इसमें क्या होता है? बैंक में
जो लोन जो होते हैं उनके ऊपर में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, और आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। सब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो जब कोई लोन लेने जाता है तो उसको 12%, 10%, 8% पे लोन दिया जाता है, और वो जो 2, 3, 4% का उसको जो प्रॉफिट होता है वही बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस टाइप से वो लोन्स एंड क्रेडिट जो होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है बच्चों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है वो सेलेक्टिव लोगों को लिए होता है, खास करके जो होता है ये जो करंट अकाउंट होता है, जो जिससे कि बिजनेसेस रन किए जाते हैं, उनमें भी जो बहुत लाइक बोलते हैं ना कि आप कह सकते हो कि मतलब प्रीमियम टाइप के बिजनेसेस होते हैं, उनको वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दी जाती है। एंड कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं उनको भी, जो काफ़ी लंबे टाइम से उनका अकाउंट रन कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन होता है, तो उनको ये फैसिलिटी अलग से दी जाती है। बट ओवरऑल हर पब्लिक में हर किसी के लिए ये फैसिलिटी नहीं होता है, मोस्टली ये बिजनेसेस के लिए होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और आपके पास कभी पैसा आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, कहीं आपने चेक से आपको पे किया, आपने चेक जमा कर दिया, कहीं से कैश हुआ तो कैश भिजवा दिया, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि अभी आपके करंट अकाउंट में कितना पैसा है, और आपने अपने किसी क्लाइंट को पैसा जो है वो चेक काट के दे दिया। अब बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जब आपने पे करने के लिए दिया हो उस समय बैंक में उतना पैसा जो है वो आपके अकाउंट में नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, चेक जो होगा वो डिसोनर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक, जो होता है वो चेक को एक्सेप्ट करके और क्लियर कर देता है, वो आपको बाउंस नहीं कराता है और बाद में आपसे वो पैसा ले लेता है। तो इस टाइप के फैसिलिटीज को हम बोलते हैं बच्चों ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपको अलाउ करता है करने के लिए। जैसे आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं और आपने 12,000 का चेक काट दिया, तो बैंक अपनी तरफ से 2,000 रुपया उसको पे कर देगा, जो भी क्लाइंट होगा उसको पे कर देगा, और फिर 2,000 रुपया वो आपसे ले लेगा, जस्ट बिकॉज कि आपका वहां पे करंट अकाउंट है, आप बिजनेस कर रहे हो। और उसके बाद लास्ट होता है बच्चों डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों में जितने लोग कॉमर्स पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, 11th वाले भी जानते होंगे कि आपने जो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ये काइंड ऑफ एक प्रोमिसनरी नोट होता है हमारा, जो दो बिजनेसेस के बीच में जो लाइक एक जो डेटर और क्रेडिटर होता है उनके बीच में मेनली बिल्स लिखा जाता है। तो उस केस में एक क्रेडिट का एक फैसिलिटी जो होता है वो बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है आपके हाथ में, इन हैंड कैश नहीं है, देन यू कैन राइट अ बिल कि आपको आप 2 महीने बाद का एक बिल दे देते हो, एक ड्यू डेट दे देते हो। उस डेट को आपको बैंक जो होता है वो उसको पहले ही पे कर देता है और बैंक आपसे बाद में ले लेता है पैसा। तो ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं ये आपको सारा बैंकिंग सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है। जहां भी आपका करंट अकाउंट होगा वो आपको ये सारी फैसिलिटी, आपको चेक बुक्स देंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है वो देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखने के लिए जो उसका लीफलेट्स होते हैं वो आपको प्रिंट करके देंगे, और उसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो होता है वो रन करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं बच्चों आगे। हाँ, अब यहाँ देखिए मनी क्रिएशन की बात होती है कि अब हमने पढ़ लिया बेसिकली कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अभी हम कमर्शियल बैंक्स में जब फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले जो अभी हमने बात किया कि एक्सेप्ट किया डिपॉजिट एंड देन लोन दिया, तो ये सिस्टम जो होता है वो कैसे वर्क करता है उसका एक एग्जाम्पल जो होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपका डिपॉजिट क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो साइड बाय साइड चलता रहता है। तो इसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए इसको। इसमें एक डिफरेंट राउंड्स में आपको एक एक टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। इसमें देखिए ये जो पहले आप रोज एंड कॉलम्स को समझ लीजिए। ये देखिए पहला जो है वो बच्चों ये है इनिशियल डिपॉजिट, जस्ट दैट मीन्स कि पहली बार जो पैसा जमा हुआ बैंक में ये वो है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे 1,000 रुपीज़ जो है तो होता है वो डिपॉजिट हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंकिंग में जो अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल बैंक पढ़ा था, तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकर्स का भी बैंक होता है, ठीक है ना, मतलब उसका हेड या एपेक्स बॉडी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनके पास एक पॉलिसी लाइक इकोनॉमी में होती है कि कोई भी बैंक ऑपरेट कर रहा हो उसका जो डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे 20% ले लिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ आया, ठीक है, 1,000 रुपीज़ आएगा तो बैंक जो है ये पूरा का पूरा 1,000 रुपीज़ जो होता है वो लोन की तरह आगे नहीं दे सकता है। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो उसके पास जो जब डिमांड डिपॉजिट वाले होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, वो अगर पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो इन दैट केस द बैंक विल नॉट हैव कैश इन
like in hand to pay to the customer or to let them allow withdrawal। तो उस केस में क्या होगा, उनको 20% तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी डिपॉजिट उनके पास आया उसका 20% जो होता है वो उसको आरबीआई के साथ कैश रिजर्व की तरह निकाल के अलग कर देता है। ठीक है, मतलब वो रियल टाइम बेसिस पे होता है। जैसे ही कोई डिपॉजिट होता है उसका 20% जो होता है ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट्स जो होते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, सबके अकाउंट्स जो होते हैं वो रियल टाइम बेसिस पे आरबीआई मॉनिटर कर रहा होता है और उनके अकाउंट्स वहां आरबीआई में होते हैं। जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं, आपने 1000 रुपये जमा किया, उसमें से 200 रुपये जो होते हैं वो कट के आरबीआई में जमा हो जाएंगे उस बैंक के बिहाफ में। ठीक है, वो उनके फर्दर आगे इमरजेंसी फंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या हुआ कि लोन्स आप पूरा नहीं दे सकते हो, 20% पहले आपको आरबीआई को कैश रिजर्व की तरह वहां रखना पड़ेगा, फिर आपके पास लोन के लिए बचता है 80%। यानी यहां पर अगर हम देखें 20% तो 20% अलग हो गया और 80% जो होता है वो अलाउड है, वो लोन दे सकते हैं। अब ये तो हुआ बच्चों फर्स्ट राउंड का। अब फर्स्ट राउंड में क्या होता है, होने के बाद जब मतलब इनिशियल डिपॉजिट हुआ, इसके बाद जब फर्स्ट राउंड होता है तो ये फर्स्ट राउंड में जो लोन का अमाउंट होता है उसको ही प्रिंसिपल अमाउंट को हम मान लेते हैं जो डिपॉजिट हुआ। तो अब 800 रुपीज अगर यहां पर डिपॉजिट हुआ तो अगेन डिपॉजिट होने के बाद 640 रुपीज जो होगा वो वही 80% एंड देन यहां पर सीआरआर जो होगा वो अगेन आरबीआई के पास चला जाएगा और 640 रुपीज जो होगा वो लोन की तरह एडवांस किया जा सकता है। इसी तरह सेकेंड राउंड में फिर ये 652 जो होता है बच्चों वो यहां आ जाएगा, अगेन इसके ऊपर में 128 रुपीज, दैट मीन्स इसका 20% अगेन आरबीआई के लिए अलग हो गया और ये 512 रुपीज अगेन दे कैन लेंड एज लोन्स। तो ये साइकिल ऐसे बच्चों चलता जाएगा और आफ्टर सर्टेन साइकिल्स जब हम देखते हैं तब ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर देखिए हम टोटल डिपॉजिट जो हुआ, अगर 5000 आया, ठीक है, 5000 टोटल डिपॉजिट आया, उन्होंने 4000 लोन जो था वो दे दी, लोन की तरह पे मतलब लाइक उनको लेंड कर दिया और 1000 रुपीज जो होता है बच्चों वो कैश रिजर्व रेशियो बन के आरबीआई के पास डिपॉजिट हो गया। इसी को वो फर्दर आगे यूज कर सकते हैं लोन लेने के लिए, या फिर इमरजेंसी जब उनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं बच्चों हम डिपॉजिट का सिस्टम। ठीक है, लाइक जो इसमें हम कैश रिजर्व रेशियो को अलग करते जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट का सिस्टम। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर देखिए जैसे कि हमने देखा था, तो इसमें देखिए जो ये अभी हमने जो पढ़ा बच्चों इसमें मैं एक छोटी सी चीज और आपको समझा दूं पहले, एक मिनट। हाँ, अभी जैसे हमने पढ़ा यहां बच्चों सीआरआर, तो एक्चुअली एक वर्ड होता है लीगल रिजर्व रेशियो, एलआरआर। इसके 2 टाइप पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका सीआरआर। ये सीआरआर जो होता है बच्चों ये आरबीआई के पास डिपॉजिटेड होता है, और दूसरा होता है बच्चों स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी या लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब होता है जो कि कैश के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स कि कोई भी ब्रांच होता है वो सीआरआर में जो भी पैसा रखता है उसके बाद जितना पैसा उसके पास बचता है उसमें से एक उनके पास कंपल्शन है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर सपोज 40% उनको हमेशा 24 आवर्स इन कैश रखना पड़ेगा अपने पास, सो दैट कि जो भी विड्रॉल्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के लिए ब्रांच में एनी टाइम 40% जो होता है वो हमेशा उनके पास अवेलेबल होना चाहिए इन कैश। तो ये एक एसएलआर उनके ऊपर में इम्पोज्ड है, उतना पैसा वो हमेशा जो होता है वो अपने ब्रांच में उनको रखना मैंडेटरी होता है, सो दैट कि कोई भी कंज्यूमर को वो मना नहीं करें कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि आप एटीएम में जब भी जाते हो आपके पास पैसा आ जाता है, कभी भी आप ओवरनाइट भी आप कभी भी आप निकाल सकते हो, थ्रू आउट आप 24 डेज कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कितनी बार भी विड्रॉल आप कर सकते हो। तो उसके पास कैश जो होता है वो होना चाहिए। तो इसलिए एसएलआर का सिस्टम जो होता है, तो इसलिए लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, ये कैश के फॉर्म में आपको बैंक के ब्रांच में रहना चाहिए, और आरबीआई के पास जो होता है 20% जो होता है वो उनको वहां रखना होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो है हमारा मनी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो अभी हमने एलआरआर देखा
वो जैसे यहाँ पर अब हम LRR जो होता है वो 20% लेके चल रहे हैं, तो 20% का मतलब क्या हो गया बच्चों, 0.2। तो जो भी मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है, यानी ये 1 यहाँ पर 20% हो गया। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आता है वैल्यू 5, यानी 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू। तो ये आपको ऐसा इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना, बस ये समझने के लिए दिया हुआ है कि LRR अगर ये 20% अगर आपका मान लीजिए LRR है, तो उस केस में आपका मल्टीप्लायर जो होगा बच्चों वो 5 टाइम्स होगा। लाइक मनी जो होता है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी वो 5 राउंड्स तक होने के बाद वो 5000 हो गया। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 20% हमने जब लिया था तो ये मल्टीप्लाई होकर ये 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट था, ये मल्टीप्लाई 5 बार हुआ तो ये जाके टोटल 5000 बन गया, ठीक है। और ये भी देखिए 5 टाइम्स हो गया, 200 था तो ये भी इसका 5 टाइम्स हो गया 1000 रुपीज़, ठीक है। ये भी जो लोन्स जो थे ये भी 5 टाइम्स, तो यहाँ पर टोटल आपका 20% होने के बाद LRR जो आपने निकाला तो उससे वो तीनों कॉलम्स में आप देख सकते हो कि यहाँ 5 आपका मल्टीप्लायर हो गया। हम लिख लेते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा बच्चों कमर्शियल बैंक्स का, ये आपके ऐसे कोर्स में है नहीं, कमर्शियल बैंक को काट दिया गया कोर्स में, बट फिर भी आपको ये समझना ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया, क्योंकि CBSE का आपको पता है कि कभी कोर्स में आ जाता है वापस, कभी चला जाता है, तो आप समझ लो उसको तो ज़्यादा बेटर होगा हमेशा। अब हम आते हैं बच्चों सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक क्या होता है, पहला हो गया इसका मीनिंग में हम समझ सकते हैं, हमने पहले ही बात कर लिया कि एक एपेक्स बॉडी होता है, ठीक है। एपेक्स बॉडी मतलब सुप्रीम बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। दैट मीन्स ये ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी स्ट्रक्चर मतलब जो भी करेंसी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को, बिजनेसेस को, लाइक उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बिजनेसेस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, बट वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बिजनेसेस के वो सारे कंट्रोल करता है आपका सेंट्रल बैंक। इनके पास ऐसा एक सर्वर होता है जो जिससे कि सारे बैंक्स जो होते हैं, आप किसी भी बैंक में अकाउंट से किसी भी बैंक के अकाउंट के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो, इनके पास रियल टाइम डेटा जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो है वो RBI है, ठीक है, RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है बच्चों, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। दैट मीन्स कोई भी कंट्री हो उसका सेंट्रल बैंक जो होता है दैट इज सोलली अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी इशू करने के लिए। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी आप डिनोमिनेशन का नोट, चाहे वो आप 10 रुपये का नोट देखो या 20 रुपये का देखो, 100 रुपये का देखो, 200 का देखो, 500 का देखो, 2000 का देखो, हर किसी के ऊपर में आपको भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। दैट मीन्स दैट इज द सोल अथॉरिटी विच कैन इशू द करेंसी नोट्स, ठीक है। अब इसका बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर में वो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विथ एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। अब ये जो करेंसी नोट्स का जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है कि करेंसी नोट जो आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि RBI को कैसे पता चलता है कि कितना नोट जो होता है वो मार्केट में होना चाहिए, लाइक इकोनॉमी के अंदर में कितना करेंसी नोट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम जब चाहें जितना प्रिंट करके पब्लिक में बांटते जाएंगे। उस केस में क्या होगा, आपका जो लाइक वैल्यू ऑफ जो आपका करेंसी है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर RBI जो होता है वो मेनली क्या क्या देखता है, उनके पास गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन सिक्योरिटीज़, इन सब का जो उनके पास जो टोटल वैल्यू होता है उसी वैल्यू का करेंसी नोट जो होता है वो मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइक हमारे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा नोट जो होता है वो प्रिंट होकर हमारे मार्केट में आता जाएगा इकोनॉमी में।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आए। अब इसके एडवांटेजेस होने इसकी वजह से क्या होता है, एक तो सबसे पहला कोई और बॉडी जो होता है वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है नोट्स को पब्लिश करने के लिए, लाइक इशू करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है नोट का सर्कुलेशन में। दैट मीन्स कि कोई भी नोट होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं और एक जैसे होते हैं और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। दैट मीन्स कि सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है, इसलिए वो सुपरविजन जो होता है वो भी बहुत इजी होता है और बहुत बेटर होता है, इफेक्टिव होता है। क्योंकि अलग अलग बॉडीज़ को अगर दे दिया जाए तो एक कन्फ्यूजन हो जाए कि किसको डेटा रखना है, क्या करना है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होने की वजह से सिर्फ एक सोल रिस्पॉन्सिबल है आरबीआई। उसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। ये हम लोग अभी एक्चुअली जो पढ़ेंगे वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, आरबीआई कैसे करता है, क्या क्या करता है, क्या क्या मेजर्स लेता है। तो वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। जब हम एडी और एएस अप्रोच वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो होता है वो क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी होती है आरबीआई की वो कैसी होती है, क्या क्या करते हैं। उससे क्या होता है, अब नेक्स्ट है आपका इंश्योर्स द पब्लिक फेथ। यानी आरबीआई का आप जैसे ही आप देख लेते हो कि वो नोट के ऊपर में आरबीआई है, आप बेफिक्र होकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि और कोई दूसरा बॉडी नहीं है जो नोट इशू कर सकता है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो। और इसकी वजह से जो है वो वैल्यू ऑफ करेंसी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली मेंटेन रहती है, स्टेबलाइज रहती है। तो ये हो गया बच्चों पहला, सोल अथॉरिटी एज द लाइक इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब यहां पर आप समझ लीजिए सिंपल कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सबके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो आरबीआई के साथ होते हैं। दैट मीन्स एक नॉर्मल पब्लिक का कोई भी पर्सन जो होता है वो आरबीआई में जाके अकाउंट नहीं खोल सकता है। आरबीआई जो होता है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, वो बैंक्स के लिए है। यानी जो उसके कस्टमर कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो अदर बैंक्स होते हैं, जिसमें सारे कमर्शियल बैंक्स आ गए, इंडस्ट्रियल बैंक्स आ गए, लाइक हमारे जो रूरल बैंक्स हो गए और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए, स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो गए। ये सारे कस्टमर्स होते हैं बैंक लाइक आरबीआई के, हमारे या सेंट्रल बैंक के। तो इसका क्या हो गया, पहला बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के सारे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंकिंग बिजनेस होता है, वो आरबीआई जो होता है वही मैनेज करता है। उसके जो कैश बैलेंसेस होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब किताब रखना है जो हमारे एक अलग से चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लाइक इसमें जो होता है वो लाइक आरबीआई जो होता है वो जो हम लोग जो कमर्शियल बैंक के साथ जो रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन जो होता है वो गवर्नमेंट्स का बैंक लाइक आरबीआई के साथ होता है। फिर नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो बैंक्स होते हैं वो आपका उनके सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो आरबीआई के साथ होंगे, यानी हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं। अब ये इनके फंक्शंस में क्या क्या होता है, पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, जो अभी हमने सीआरआर पढ़ा वही। तो वही जो 20% अभी हमने पढ़ा कि 20% जो होता है वो उसकी कस्टडी किसके पास होती है, सारे कमर्शियल बैंक्स का जो भी डिपॉजिट होगा उसका 20% जो होगा वो आरबीआई एक कस्टडी के तौर पे रखता है। और इन केस उन्हें कभी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसी में से निकाल के उनको पैसा दे देता है और फिर वापस उन्हें उनसे ले लिया जाता है जब उनके पास केपेबल हो जाए वो। फिर नेक्स्ट होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि एट टाइम्स कभी कभार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, अचानक से उनके पास कैश की ज़रूरत जो होती है वो आ जाती है। तो उस केस में उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो एक कमर्शियल बैंक जो होता है वो दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन ले ले, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए हो सकता है उन्हें एक दिन के लिए ज़रूरत हो, 5 दिन के लिए ज़रूरत हो, बहुत छोटा टर्म के लिए ज़रूरत हो, तो वो ज़्यादातर वो फिर क्या करते हैं अपने आपस में एक दूसरे को लोन दे देते हैं। और नहीं तो फिर लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि लास्टली जैसे बोलते हैं ना कि आपका जब आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल किसी भी मुसीबत में लास्ट में आपको कोई काम नहीं आता है तो लास्टली आपके कौन काम आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर लाइक एक तरह से बोला जाए तो कमर्शियल बैंक्स का पेरेंट्स आप बोल लो कि जब कहीं दाल नहीं गलने वाली होती है तो लास्ट में जाके आपका जो कमर्शियल बैंक होता है वही उसका
करता धरता होता है वही उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो वो सारा प्रोवाइड करेगा आपका आरबीआई। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों क्लियरिंग हाउस। जब दो बैंक्स के बीच में जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे एक ने लोन दिया, दूसरे ने लोन लिया, फिर उसको लोन को रिपे किया, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखेगा? आरबीआई। क्योंकि हमारा जो कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है तो वो कमर्शियल बैंक्स उसका रिकॉर्ड रखते हैं, बट कमर्शियल बैंक्स इस केस में खुद ही कस्टमर हैं आरबीआई के, तो उस हिसाब से वही सेम जो रोल कमर्शियल बैंक्स हमारे साथ करते हैं वही रोल उनका होता है आरबीआई के साथ। आरबीआई के साथ उनका रिलेशन होता है, तो उस केस में वो क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। जैसे एक बैंक ने दूसरे बैंक में चेक से पेमेंट किया, तो वो चेक जो होता है वो क्लियर होता है आरबीआई के थ्रू। जैसे हमारा होता है ना कि हमने एक अपने अकाउंट से किसी को पे करना है, तो हमने एक चेक काट के उसको दे दिया इशू करके, वो जाके अपने बैंक में जमा करता है। मेरा बैंक एसबीआई है, उसका आईसीआईसीआई है, तो उन दोनों के बीच में क्लियरिंग होती है। वही सेम फंक्शन जो होता है वो आरबीआई के साथ कमर्शियल बैंक्स का होता है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जैसे अभी हमने बताया कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट या मनी सप्लाई ये टाइम टू टाइम ये सुपरवाइज करता रहता है, सो दैट कि कभी ऐसा कंडीशन नहीं हो कि मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा मनी का सप्लाई हो जाए या ज़रूरत से कम सप्लाई हो जाए। वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसका जो आपको पूरा डिटेल होता है वो आपको समझ में आएगा जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा उसमें कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करना। दैट मीन्स कि जब ज़्यादा सप्लाई होती है तो उस केस में आपको क्या मेजर लेने होते हैं, और जब कम सप्लाई होता है तब आपको क्या मेजर लेने होते हैं, और क्रेडिट ज़्यादा होने से क्या होता है या कम होने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम अगले जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे वो चीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप लोग सबको पता होगा कि हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स होने का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्रीज होती है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेसेस का लेना देना होता है। हमारे लोग जो होते हैं वो बाहर में रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो वहाँ से पैसा भेजते हैं अपने यहाँ पे अकाउंट में। हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्री के लोग रह रहे हैं, वो अपने हमारे यहाँ से पैसा वहाँ भेजते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है सारा ये फॉरेन एक्सचेंज में होता है, ठीक है। तो हमारे पास हर कंट्री के जो करेंसी होती है वो एक रिजर्व बना दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कहाँ पर यूज होता है? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर्स हैं, तो अगर यहाँ का जो एक्सपोर्टर होता है वो जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसको जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स में होती है। तो वो डॉलर्स जो आते हैं वो यहाँ पर आरबीआई में जो होता है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, और उतना का रुपीज़ में कन्वर्ट करके जो एक्सपोर्टर होता है उसको वो पेमेंट मिल जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उतना अर्निंग ऑफ डॉलर जो होता है वो हमारी इकोनॉमी में ऐड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमारे यहाँ से इंपोर्टर होगा उसको फिर अगेन डॉलर में पे करना होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो एक्सचेंज करेगा और डॉलर में पे कर दिया जाएगा उसको। तो इसकी वजह से हमारे पास हर कंट्री जिनके साथ हमारा बिजनेस रिलेशन होता है हमारे पास करेंसी होनी चाहिए। तो जब ये करेंसी सरप्लस होते जाती है तो वो सारी करेंसी आरबीआई में जमा रहती है आपके, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बोलते हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव होता है, जितना ज़्यादा किसी भी करेंसी आपके पास कोई भी कंट्री या इकोनॉमी के पास जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसके खुद उस होम कंट्री उस खुद की कंट्री के जो भी करेंसी होती है उसका इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि आपके पास इसके अलावा भी और भी कई कंडीशंस है, जैसे उनके पास गोल्ड रिजर्व भी ज़्यादा होने चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट उसमें से एक जो होता है वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। जैसे कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी करेंसी आपकी जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। अब ये हो गए 5 हमारे इसके फंक्शंस। अब यहाँ देखिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली जो आरबीआई होता है या जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है, क्या जो पॉलिसीज़ होती हैं उसकी वो क्या क्या होती हैं, जो मेजर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। जिसमें से कुछ चीज़ें तो हमने समझ लिया है ऑलरेडी पहले। देखिए सबसे पहला होता है बच्चों बैंक रेट पॉलिसी। अब बैंक रेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये एक
जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही चीज़ बैंक रेट जो होता है वो आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बीच में होता है। जैसे हमने अगर लोन लेना हो तो हम बैंक में जाएंगे तो पूछते हैं ना आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप चार्ज करोगे क्या, हम अगर इतना अमाउंट आपसे बोरो करते हैं तो आप उसके ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करोगे। अगर मैं एक हाउस को फाइनेंस करवाता हूं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं एक बाइक या अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब बैंक रेट की बात आती है तो उसमें दो पार्टीज कौन सी होती हैं, सेंट्रल बैंक और दूसरा होता है हमारा कमर्शियल बैंक। तो जब कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं लोन लेने के लिए जब आरबीआई पे जाते हैं तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है जिसके ऊपर में उसको लोन दिया जाता है। तो कई बार होता है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं इनका डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो उसका जो लाइक अगर बैंक रेट में चेंज कर दिया जाए तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, हमारे ऊपर आ जाएगा जो हम कस्टमर्स हैं कमर्शियल बैंक्स के। क्योंकि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो लोन लेना कमर्शियल बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा और जैसे उनके लिए महंगा होगा तो वो क्या करेंगे, हमारे जो साथ उनका रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर बैंक रेट 0.5% इंक्रीज हो गया तो मान के चलिए कि आपका भी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं पब्लिक के लिए, वो भी 0.5% इंक्रीज हो जाएंगे एंड रिस्पेक्टिवली अगर डिक्रीज हो जाता है तब डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये आपका होता है, यही मैं आपको बता रहा था। देखिए एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, जो डेफिसिट डिमांड, ये दो कंडीशंस होती हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे। इसमें चेंजेस किए जाते हैं, वो आपको उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। दूसरा होता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आ जाता है बेसिकली सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी जो बैंक्स होते हैं लाइक जो सिक्योरिटीज में क्या होता है, जैसे कि ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है जैसे आप एनएससीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, तो जो गवर्नमेंट के पास होते हैं वो उसका जो कस्टडी होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो कई बार जब गवर्नमेंट लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है, तो उस केस में उसको सिक्योरिटी के तौर पे उनको अपने डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं। लेकिन उनके पास जो सिक्योरिटी होती है उसको वो डिपॉजिट की तरह या सिक्योरिटी की तरह रखते हैं वहाँ पे, और उसके अगेंस्ट में वो लोन लेते हैं, देन वो रिपे करते हैं आरबीआई को, और फिर वापस वो सिक्योरिटी उनके नाम पे हो जाती है, लाइक गवर्नमेंट के नाम पे हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इस केस में क्या हुआ, ये अगेन आपका एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन और डेफिसिट डिमांड यानी डिफ्लेशन, दोनों के टाइम पे इसको इंक्रीज या डिक्रीज, लाइक इसको सेल या परचेज किया जाता है। तो ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों एलआरआर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, आपका कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा होता है आपको एसएलआर। एसएलआर का मतलब हो गया जो आपके हर बैंक के ब्रांच में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और सीआरआर जो होता है जो आरबीआई के साथ डिपॉजिट रहता है, वो दोनों। ये तो हो गए बच्चों क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। और अब दूसरा जो होता है वो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली मनी रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसमें पहला होता है बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, यही इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है बच्चों वो यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करके मार्केट को इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको पूरी डिटेल में वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको जस्ट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या हो गया बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि सपोज आप कोई भी सिक्योरिटी रख के यानी कोलैटरल रख के अगर आप लोन लेते हो, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है मेरे पास 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो मेरे पास है। ठीक है, और मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता हूं, दैट मीन्स कि इससे पैसा विड्रॉ नहीं करके मैं इसके अगेंस्ट में लोन लेना चाहता हूं। ठीक है, तो लोन लेने में क्या होगा, कभी भी अगर मेरे पास जो 1 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है, मेरा जो डिपॉजिट है, तो अगर मैं इसके ऊपर लोन अप्लाई करता हूं तो मुझे इसके ऊपर में मैक्सिमम 80% का लोन मिलेगा। ठीक है, 20% जो होता है वो मार्जिन रख लिया जाता है। ठीक है, मार्जिन तो ऐसा हर कोलैटरल के ऊपर होता है। अगर आप कोई हाउस रखोगे, अगर उसकी मार्केट वैल्यू अगर मान लीजिए 50 लाख है, तो आपको पूरे के पूरे 50 लाख रुपए लोन नहीं मिलेगा। लोन आपको मिलेगा 80%, 70%, 90% मैक्सिमम। उसका कोई ना कोई 10, 20, 30% मार्जिन जरूर रखा जाता है।
ठीक है। तो अगेंस्ट में आप जब भी लोन लेते हो, कोई भी आप सिक्योरिटी लग के लोन, तो जो भी उसकी वैल्यू, गोल्ड पे लो, गोल्ड अगर आप रखोगे 1 लाख रुपए का गोल्ड, तो आपको मैक्सिमम उसके ऊपर में 80,000 का लोन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है बच्चों मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है ये काइंड ऑफ आप ये मान के चलो कि ये अपील करता है, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो बैंक से और पब्लिक से अपील करता है कि डिफरेंट अलग सिचुएशंस में वो लाइक मोरल ग्राउंड पे लाइक आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोन लीजिए या नहीं लीजिए, या क्रेडिट आप इंक्रीज कीजिए या नहीं कीजिए। तो इसको हम बोलते हैं लाइक परसुएशन होता है, और एक काइंड ऑफ प्रेशर भी मान लो कि ऐसे कुछ नियम बना दिए जाएंगे, रूल्स बना दिए जाएंगे कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है, क्रेडिट को कम करना पड़ता है मार्केट से क्रेडिट। तो उस टाइम पे आपको अपील आपको मिलेगी, एड्स आएंगे, अलग अलग जो आप बैंक्स में जाओगे वहाँ पर आपको इंसिस्ट किया जाएगा कि आप लोन नहीं लीजिए, सो दैट कि इकोनॉमी जो है हमारी वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये काइंड ऑफ मोरल ग्राउंड होता है जिसके अगेंस्ट में आप जिसके बेस पे आपको बोला जाता है कि आप लोन लीजिए या नहीं लीजिए। उसी तरह कमर्शियल बैंक्स के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है सो दैट कि वो डिफरेंट जो भी उस टाइम में जो पॉलिसी होती है आरबीआई की उसको फॉलो करें, ठीक है। और लास्ट होता है बच्चों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन होता है बच्चों, आप इस समझ लो थोड़ा सा कि इन्फ्लेशन होता है अगर, तो उस केस में क्या होता है मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्रेडिट अवेलेबल होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन कभी आप चेक नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते इन्फ्लेशन को, वो बढ़ता चला जाएगा, प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाता है आपका लोन लेने की वजह से। जो चीज़ आप नहीं खरीद सकते थे वो आप आराम से खरीद पाते हो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। आज आईफोन खरीदना या फिर महंगा फ़ोन खरीदना बहुत आसान रह गया है। पहले सिलेक्टिव लोगों के हाथ में आईफोन दिखता था क्योंकि महंगा था। अब क्या हो गया, ईएमआईज पर अवेलेबल हो गया, अब कोई भी फ़ोन आराम से खरीद लिया जाता है, कोई भी खरीद सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, क्रेडिट जो होता है वो बढ़ता जाता है और इन्फ्लेशन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। तो उस समय क्या किया जाता है कि जो क्रेडिट कंट्रोल होता है वो मतलब उस समय जो आरबीआई है वो क्रेडिट के ऊपर में कुछ पॉलिसी ऐसा लेके आता है जिससे कि सेलेक्टिव लोगों या फिर बहुत नीडफुल है उनको ही क्रेडिट दिया जाएगा, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। मतलब क्रेडिट का अमाउंट जो होता है वो कम कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हर किसी को अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में उसका जो एग्रीगेट डिमांड होगा मार्केट में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मार्केट में वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सेंट्रल बैंक के साइड से किया जाता है। हमने दोनों फंक्शंस पढ़ लिए, बैंकिंग के, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक के। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आ गई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसमें नीचे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो आराम से पहुंच जाए। और उसको नोटिफिकेशन बिल को बच्चों ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।